कर लेता हूँ। ठीक है सर माइक को पकड़ के बोलिए तो आवाज कम आती है, फिर माइक आवाज पकड़ के कम है बोलते ना, हैं तो ठीक आवाज आती में कुछ प्रॉब्लम है। मेरा ईयरफोन पता नहीं कहाँ चला गया, आई डोंट नो। है। ऐसे पकड़ के बोल रहे हैं सर तो सही आ रही है। हाँ ठीक आ रही है ऐसे? हाँ ऐसे ठीक है सर। चलो ये कोई सर बात नहीं, ऐसे अच्छी आवाज आ रही है, क्लियर है। चलो कोई बात नहीं, अभी आज भर करते हैं जैसे भी होगा, क्योंकि अब मिस हो गया है, कहाँ गया है मैं अभी सर्च नहीं कर सकता है इसको, अब मिलेगा भी नहीं। चलिए हम हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट की बात करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट की बात करते हैं। इससे पहले हमने पीआईएल वगैरह के बारे में देखा, और उसके बाद हम उससे पहले हम लोकस स्टेंडाई के प्रिंसिपल को देख रहे थे कि कौन कोर्ट में जा सकता है, कौन कोर्ट में अपील कर सकता है, या कौन कोर्ट में पीआईएल फाइल कर सकता है। इन तमाम मुद्दों पे हमने बात कर रखी है ऑलरेडी। आज हम बेसिकली हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने देख लिया कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है जुडिशियल सिस्टम में। ठीक उसी प्रकार से हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के हायरार्की को हमने देख लिया है, लेकिन अब हम उसके कंट्रीब्यूशन को देखना चाह रहे हैं कि आखिर वो क्या करता है, क्या काम है, कैसे फंक्शन करता है, उसको हम समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? चलिए देखिए, ये कहता है द हाई कोर्ट फंक्शन एज द ऑर्गन ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एट द स्टेट लेवल। सिमिलरली द लोअर कोर्ट फंक्शन एज सेंटर ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये बात तो समझ में आ गया कि यदि हम स्टेट की बात करेंगे, स्टेट लेवल की बात करेंगे, तो यहाँ पे हाई कोर्ट होता है। ठीक है, यदि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है? लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहिए, उससे नीचे लोअर कोर्ट होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है सेशंस, इसका अलग अलग जुरिस्डिक्शन बटा होता है, और लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, और फिर उसका जो जिस स्टेट में वो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो सुपरिटेंडेंस है उस हाई कोर्ट के पास होता है। ये सारी चीज मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूं। तो यही बात यहाँ पे कर रहा है, द हाई कोर्ट फंक्शन एज द ऑर्गन्स ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एट द स्टेट लेवल। सिमिलरली द लोअर कोर्ट्स फंक्शन एज सेंटर्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जो हाई कोर्ट है इसमें सिविल और क्रिमिनल मैटर्स दोनों होते हैं, लेकिन जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं तो वहां पे बाइफर्केशन होता है कि ये वाला जो कोर्ट है वो सिविल मैटर्स देखेंगे, ये वाला जो कोर्ट है वो क्रिमिनल मैटर्स देखेंगे। लेकिन यदि हम हाई कोर्ट की बात करेंगे तो वहां पे इस तरीके का बाइफर्केशन आपको नहीं मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट होता है। हर एक स्टेट में एक एक हाई कोर्ट है या नहीं है वो आप सर्च कीजिएगा। टोटल कितने नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स अभी तक हैं? शायद 25 है, लेकिन हमारा स्टेट का नंबर शायद उससे ज्यादा है, तो शायद किसी स्टेट में हाई कोर्ट नहीं है। तो ये सब जो है आप रिसर्च कर लेंगे अपने लेवल पे। ठीक है, अब कहता है कि द लोअर कोर्ट फंक्शन एट द सेंटर ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। लोअर कोर्ट में सिविल का अलग और क्रिमिनल का अलग होता है। लोअर कोर्ट्स एज एक्सप्लेन्ड अबव comprise of district and subordinate courts. District court are usually courts of first instance where litigants proceed for their dispute. देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि district court are usually court of first instance, जहां पे पहली बार आप दर्ज करते हैं मुकदमा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही होता है। चाहे आप क्रिमिनल मैटर में दर्ज करें या फिर सिविल मैटर में दर्ज करें, ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट जो है आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करेंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली तब तक दर्ज नहीं करा जा सकता जब तक कि वो किसी ना किसी रूप में आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करता है। यदि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो आप जाकर के रिट इशूइंग पावर ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन रिट के अलावा यदि आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, किसी और चीज का वायलेशन हुआ है, इन दैट सिचुएशन आपको क्या करना होगा? इनिशिएट करना पड़ेगा लोअर कोर्ट से, उसके बाद अपील जाएगा और फिर आगे बढ़ते हुए आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जाते हैं। बहुत बड़ी चीज होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इतना आसान नहीं होता है वहां जाना। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ही है। यही पे ये बात कर रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर यूजुअली कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। ये दिख रहा है ना, स्क्रीन शेयर तो है ना? हाँ ठीक है, हाँ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर यूजुअली कोर्ट्स ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस वेयर लिटिगेंट्स प्रोसीड फॉर देयर डिस्प्यूट। दीज कोर्ट्स हैव सेट टेरिटोरियल एंड पेक्यूनियरी लिमिट्स व्हेन एक्सेप्टिंग केसेस ऑफ सिविल नेचर। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि दीज कोर्ट्स हैव सेट
टेरिटोरियल, these courts have set territorial and pecuniary limits. Pecuniary limits का मतलब क्या होता है ये बताइए जरा, किसी को पता है? यस सर। क्या है सर पेक्यूनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू मनी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये जो कह रहा है कि जो भी कोर्ट्स होंगे उसका दो तरीके का जुरिस्डिक्शन होगा। कहता है कि सेट कर दिया है कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होगा एंड यदि सिविल मैटर्स की हम बात करेंगे तो पिक्यूनियरी लिमिट्स होगा। जैसे मान के चलिए हम ये सेट करते हैं जैसे क्रिमिनल मैटर्स में कि 1 साल के नीचे वाला जो पनिशमेंट है वैसे ऑफेंस को डील करेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। 3 साल तक का जो ऑफेंस है उसमें सॉरी पनिशमेंट है वैसे ऑफेंसेस को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करेंगे। फिर आगे हम बढ़ जाएंगे, उसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये लिमिट बढ़ते चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम सिविल मैटर की बात करते हैं, सिविल मैटर में पनिशमेंट नहीं दिया जाता, क्योंकि आपको पता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ में हम कहते हैं कि वी डोंट गिव पनिशमेंट वेयरएज वी गिव कंपनसेशन। पैसा देते हैं ना, कंपनसेशन पैसे के रूप में देंगे, मॉनेटरी फॉर्म में देंगे, और कैसे देंगे आप? तो सिविल जो नेचर का केस होता है उसमें कंपनसेशन की बात करते हैं, तो वहां पे पनिशमेंट की बात तो हो नहीं सकती। तो कैसे आप लिमिट को अलग करेंगे? तो लिमिट कहता है कि आप पिक्यूनियरी लिमिट सेट करते हैं कि पहले वाले जो जज होंगे इतना पैसे तक कंपनसेशन दे सकते हैं, दूसरे वाले जो होंगे इससे ज्यादा दे सकते हैं, तीसरे वाले होंगे इससे ज्यादा दे सकते हैं, और इस तरीके से पिक्यूनियरी लिमिट सेट किया जाता है। हालांकि ये बात भी सही है कि ये जो स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, क्योंकि जो हर एक स्टेट का न्याय व्यवस्था है वो सेपरेट है, वो अलग है। कोई जरूरी नहीं है कि जो बिहार में फॉलो हो रहा है वो एज इट इज दिल्ली में फॉलो हो, जरूरी नहीं है, डिफरेंस आ सकते हैं। इसीलिए कोई पैमाना मैं आपको नहीं बता सकता, आप जाकर के अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में जाकर के सर्च कीजिए, उसको देखिए कि क्या है, जरूरत वैसा नहीं पड़ेगी। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि पिक्यूनियरी लिमिट सेट कर दिया जाता है, जैसे क्रिमिनल लॉ में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन सेट किया जाता है, पनिशमेंट की बात हम करते हैं वो सेट कर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार सिविल मैटर की यदि बात करें तो पिक्यूनियरी लिमिट भी सेट किया जाता है कि ये वाले जज साहब इतने कंपनसेशन, इतना ही कंपनसेशन दे सकते हैं, इससे ज्यादा का यदि बात होगा तो फिर दूसरे जज के पास जाना पड़ेगा आपको। कुछ इस तरीके की बातें होती है। तो कहता है कि these courts have set territorial and pecuniary limits when accepting cases of civil nature. A similar hierarchy exists in the criminal courts at the subordinate level. मैंने बता दिया क्रिमिनल कोर्ट और सिविल वाले में मैंने आपको पहले बताया है, वो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, वो जाकर के आप वो वाला लेक्चर चेक कीजिएगा कि किसमें क्या है, वहां से आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से ये पूरा हायरार्की बना हुआ था, मैंने बताया है आपको। Once matter are adjudicated by these courts, they proceed to the high court on appeal. अब कहता है कि जैसे ही लोअर कोर्ट में आपने दर्ज करा और उसके बाद आप उससे खुश नहीं हैं, आप संतुष्ट नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं है, ऑब्वियसली यू हैव राइट टू अप्रोच टू द हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे कहता है कि once matter are adjudicated by these courts, they proceed to the high court on appeal. कैसे जाएंगे? अपील करेंगे कि मिलॉर्ड मुझे संतोष नहीं मिला, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला इनके जजमेंट से, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस पे सुनवाई करें। उसके बाद कहता है कि द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर मेनली वेस्टेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट while the appellate court deal with the interpretation of statutes, the correct application of law. लास्ट 2 लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, और थोड़ी भी यदि परेशानी होगी तो आप मुझे बता देंगे ताकि मैं इसको दोबारा कर दूं। ये क्या कहता है कि द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो हम निचली अदालत की बात कर रहे हैं उसके बारे में कह रहा है कि जो निचली अदालत है उसका क्या काम है उसके बारे में पहले बताता है, और उसके बाद कहता है कि जो अपेलेट कोर्ट है, जो ऊपरी अदालत है, उसका क्या काम है उसके बारे में बताता है। देखिए कहता है कि द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर मेनली वेस्टेड विथ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट while appellate court deals with the interpretation of a statute. यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि the subordinate court जो है, नीचे वाली जो अदालत है, are mainly vested with the establishment of the fact. क्या फैक्ट है उस केस का, क्या सिचुएशन है, कैसे एविडेंस को अप्रिशिएट किया जाएगा, कौन से विटनेस हैं, ये तमाम काम जो है ये निचली अदालत का है। ये आप कभी नहीं सुनेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में वहां पे जाकर के एविडेंस को अप्रिशिएट किया जा रहा, नहीं, ऐसा यूजुअली नहीं होता है। एक्सेप्शनल केसेस में चाहें तो कोर्ट ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं करते हैं। कौन एविडेंस लेगा, कौन विटनेस को चेक करेगा, कौन फैक्ट को एग्जामिन करेगा, ये सब लोअर कोर्ट का काम होता है। और उसके बाद जब हम अपील में जाते हैं तो क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करते हैं। मैंने आपको बता रखा था कि फैक्ट हो सकता है कि 50 पेज का हो, लेकिन जब ये जाता है अपेलेट कोर्ट में
तो ऑब्वियस सी बात है कोर्ट क्या करती है, इस पे एक इशूज फ्रेम करती है। कुछ इशूज फ्रेम करेगी, हो सकता है 1 करे, हो सकता है 3 करे, हो सकता है 2 करे, और पूरे के पूरे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस को मात्र एक क्वेश्चन में तब्दील कर दिया जाता है, और वो जो कोर्ट है सिर्फ उसी क्वेश्चन का आंसर करेगी और बाकी सब छोड़ देगी। इस तरीके से काम होता है। वही चीज यहां पे बता रहा है कि द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर मेनली वेस्टेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फैक्ट while the appellate court deal with the interpretation of a statute, the correct application of the law। क्या लॉ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये ऊपरी अदालत का काम है। निचली अदालत का काम नहीं है कि क्या लॉ होना चाहिए नहीं होना चाहिए। निचली अदालत का सिर्फ इतना काम है कि जो लॉ है आप उसको फॉलो करें, दैट्स ऑल। अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग डिस्क्रिशन को ध्यान में रखते हुए, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस को ध्यान में रखते हुए, विटनेसेस को ध्यान में रखते हुए, एविडेंसेस को ध्यान में रखते हुए आप क्या कीजिए, आप सुनाइए फैसला अपना। उसके बाद यदि कोई गलत लॉ उसमें यूज हुआ है, वो आपका काम नहीं है चेक करना। यदि वो अपील में जाएगा और कुछ गलत लॉ, हो सकता है कि कुछ गलत लॉ बना है और उसको यूज करके आपने डिसीजन दे दिया, लेकिन यदि उस लॉ को चैलेंज किया गया तो ऊपरी अदालत में चैलेंज करा जाएगा। अब जो अपेलेट अदालत है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वहां पे वो क्या कर सकती है, ये क्वेश्चन कर सकती है, ये क्वेश्चन को देख सकती है कि क्या ये लॉ सही है या नहीं है। ठीक है, अभी राइट नाउ कोई एक है जो स्क्रीन पे इन्होंने लिखा है, आप में से कोई यदि नाम मुझे बता सकते हैं तो मुझे प्लीज बता दीजिए। ये स्क्रीन पे बार बार ये परेशानी कर रहे हैं, कोई बार बार कर रहा है सर, बार बार करके डिलीट कर देता है कोई। हाँ तो बस आप नाम बता दीजिए, फिर मैं बाकी का काम संभाल लूंगा। कि हाँ? कैसे पता चलेगा, मैंने आपको सेंड कर दिया कि कैसे पता चलेगा। ठीक है, आप कंप्यूटर से क्लास ले रहे हैं? हाँ 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 हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है, मेरे पास पूरा लिस्ट आ जाएगा, मेरे पास सब डेटा आ जाएगा, कोई बात नहीं। लेक्चर खत्म होने के बाद मेरे पास आ जाएगा डेटा, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद मैं देख लूंगा इनको। चलिए, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया? यस सर। यस सर। आवाज क्लियर है ना? हाँ सर, अभी क्लियर। ठीक है। द हाई कोर्ट है पावर, यहां पे क्या कहता है कि द हाई कोर्ट है पावर टू इशू विद इन देयर जुरिस्डिक्शन डायरेक्शन ऑर्डर्स और रिट्स इंक्लूडिंग रिट्स which are in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari। ये जो पांचों रिट है, इसके बारे में हम एक सेपरेट क्लास करेंगे। एडवांस लेवल पे जब हम पढ़ेंगे तो हम वहां पे एक एक रिट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। रिट क्या होता है आपको शॉर्ट टर्म में हम बता देते हैं। रिट एक होता है ऑर्डर पास्ड बाय द हायर कोर्ट। जो हायर कोर्ट है, हायर अथॉरिटी है, वो यदि किसी चीज को लेकर के ऑर्डर पास करती है तो इसी को रिट कहा जाता है, इसी को आदेश कहा जाता है, वही चीज है। तो ये 5 अलग अलग तरीके से होता है हैबियस कॉर्पस। यूजुअली हैबियस कॉर्पस जब आप इलीगली किसी को डिटेन कर लेते हैं, किसी के बॉडी को उठा करके पुलिस लेके चली गई, पता ही नहीं चल रहा है, अभी तो आप पुलिस की बर्बरता देख ही रहे होंगे यूपी में। जब ये सब हो सकता है तो ये भी होता है कि किसी को भी उठा करके लेके चला गया, अब पता ही नहीं वो कहां है, तो आप जाकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में जाकर के आप रिट लगाएंगे। रिट किस चीज का लगाएंगे? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस जैसे ही लगाएंगे तो कोर्ट इशू करेगा पुलिस को, डीजीपी को, और बोलेगा ब्रिंग द बॉडी टू माय कोर्ट। आप बॉडी को मेरे पास प्रोड्यूस करो, जिंदा करो, मुर्दा करो, जैसे करना है करो, मेरे पास चाहिए बॉडी। तो बॉडी को लेकर के आओ, और उसके बाद ये ऑर्डर दिया जाता है। मैंडमस एक ऐसा रिट है जो कि पब्लिक अथॉरिटी को दिया जाता है यदि वो सही से पब्लिक फंक्शन नहीं अपना काम कर रहे हैं। डीएम साहब कुछ जो उनको लीगली इंटाइटल्ड हैं करने के लिए वो नहीं कर रहे हैं। देख रहे हैं अभी यूपी में क्या क्या कर रहे हैं डीएम साहब। अब तो खैर उनको नहीं, शायद दूसरे वाले सारे लोग को सस्पेंड कर दिया गया। मैं आपको बताऊंगा कैसे, क्यों सस्पेंड किया गया है, क्या रीजन था इनका। ठीक है, हैबियस कॉर्पस मैंडमस कर दिया जाता है। प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो बेसिकली ये होता है कि प्रोहिबिट करने के लिए लोअर कोर्ट यदि गलत जुरिस्डिक्शन में काम कर रही है, जुरिस्डिक्शन है ही नहीं लेकिन फिर भी वो केस देख रही है, उस सिचुएशन में प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, रोका जाएगा, उनको बोलेंगे आप रुक जाइए वहीं पे जहां पे हैं, उस चीज को वैसे करते हैं। क्यू वारंटो, मान के चलिए कोई पब्लिक अथॉरिटी है, उनसे पूछा जा सकता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर परफॉर्मिंग दिस फंक्शन। हो सकता है कोई अपने आप बोल दे कि भाई मैं तो ये हूं जी, मैं ये परफॉर्म कर रहा हूं,
तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई व्हाट ऑथोरिटी, क्या आपको ऑथोरिटी है भी या नहीं है, ठीक है। एंड लास्ट में जो है सर्चरी जो है, इसमें भी हम प्रोहिबिशन जैसा ही है, लेकिन इसमें हम ये बात करते हैं, प्रोहिबिशन में यूजुअली हम कहते हैं कि जब मैटर चल रहा है, यदि गलत जुरिस्डिक्शन में लोअर कोर्ट में चल रहा है और मैटर अभी चल ही रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है, तो हम प्रोहिबिशन यूज करते हैं। लेकिन सर्चरी जो है यूज करते हैं तब जब मैटर गलत कोर्ट में चला और मैटर सेटल हो गया, उस सिचुएशन में हम ये लास्ट वाला जो है इसको इशू करते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसे इशू किया जाता है। और ये ऑर्डर होता है और ये हायर कोर्ट का ऑर्डर है, तो इसे वायलेट करने का ताकत निचली अदालत या किसी भी व्यक्ति को नहीं होता। यदि वो करेंगे तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फिर उनको अंदर किया जा सकता है, और भी चीजें हो सकती है सर्विस रूल के अकॉर्डिंग, तो वो तो खैर छोड़ दीजिए। तो ये 5 तरीके का जो रिट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन तो 100% रिट से आता ही आता है, ठीक है। तो रिट का हम एडवांस क्लास में जब पढ़ेंगे तो इसको बड़े डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, एक एक रिट के बारे में बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए रिट क्या होता है? रिट एक ऑर्डर होता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है, मतलब ऑर्डर पारित किया जाता है। और ये जो ऑर्डर है बेसिकली जब सुप्रीम कोर्ट रिट लगाती है तो 32 के अंदर, आर्टिकल 32 के अंदर, जबकि हाई कोर्ट जब रिट इशू करती है तो आर्टिकल 226 के अंदर रिट इशू करती है। दोनों का जो पावर है सिमिलर इन नेचर है। 32 में जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है सिमिलर इन नेचर 226 में भी है, बिल्कुल इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहां तक कि हाई कोर्ट के पास रिट इशूइंग पावर का ज्यादा ब्रॉड पावर है, रेट इशू करने का ज्यादा ब्रॉड पावर है हाई कोर्ट के पास। इसके पीछे भी बहुत सारा लॉजिक है, क्यों ऐसा किया गया, हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर क्यों दिया गया, ये सारी बातों को हम एडवांस क्लास में बहुत अच्छे से डील करेंगे। थोड़ा आप पेशेंस रखिए, ठीक है। अभी बस एक थोड़ा सा आपको एक हाईलाइट दे देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो मात्र एक ही है पूरे कंट्री में, लेकिन हाई कोर्ट जो है हर एक स्टेट में है। उस सिचुएशन में जो हाई कोर्ट है वो इजिली अप्रोचेबल है। कोई भी व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति यदि चाहे तो किसी तरीके से हाई कोर्ट तक तो पहुंच सकता है। लेकिन यदि तमिलनाडु का कोई व्यक्ति है और उसे हाई कोर्ट आना पड़े एक और सुप्रीम कोर्ट आना पड़े, ऑब्वियस सी बात है सुप्रीम कोर्ट आने में उन्हें ज्यादा परेशानी होगी, ज्यादा पैसा खर्च होगा। हालांकि हाई कोर्ट में भी होता है लेकिन फिर भी ये इजिली अप्रोच कर सकते हैं, कोई ना कोई जान पहचान का अपने स्टेट वगैरह में मिल ही जाता है। लेकिन अब दिल्ली में आएंगे सुप्रीम कोर्ट में, पता नहीं कौन वकील को जानेंगे नहीं जानेंगे, सारे वकील यहाँ काम भी नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में, बहुत सारी प्रॉब्लम होता है इसमें। तो ये जो चीज बस इतना ध्यान में रखिए कि 32 के अंदर, आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट, जबकि 226 के अंदर हाई कोर्ट रिट इशू करती है। रिट का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। रिट का जो पावर है, पावर ऑफ रिट इशूइंग पावर जो है, दोनों का सिमिलर इन नेचर है। कुछ मायनों में हाई कोर्ट का के पास ज्यादा ब्रॉड पावर है। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, ठीक है। मैंडेमस प्रोहिबिशन क्यों ये हो गया? फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड फॉर एनी अदर पर्पस ये किया जा सकता है। द रिट जुरिस्डिक्शन इज सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दिस रिट जुरिस्डिक्शन, ये चूंकि हाई कोर्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दिस रिट जुरिस्डिक्शन इज सिमिलर to the Supreme Court of India. The role of High Court also becomes similar to the Supreme Court in the exercise of public interest litigation. PIL की बात करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठ सकता है कि PIL कहां दर्ज हो सकता है? भैया PIL सुप्रीम कोर्ट में तो होता ही होता दर्ज, एट द सेम टाइम PIL हाई कोर्ट में भी दर्ज हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाई कोर्ट में भी दर्ज हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही होता है, हाई कोर्ट में भी दर्ज हो सकता है। वही चीज यहाँ पे बता रहा है, द रोल ऑफ हाई कोर्ट also becomes similar to the Supreme Court in the exercise of public interest litigation. Furthermore, each high court has power of superintendence over all courts within its jurisdiction. तो यहाँ पे कह रहा है कि each high court, मान के चलिए यदि हम दिल्ली हाई कोर्ट की बात करते हैं तो दिल्ली में जितने भी छोटे छोटे न्यायालय हैं जो लोअर कोर्ट्स हैं उस पे सुपरिटेंडेंस होता है। सुपरिटेंडेंस का मतलब क्या हुआ? उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे, उनके जुडिशियल फंक्शन पे सारा कुछ हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग होगा। हाई कोर्ट चाहे तो रूल बना सकता है फंक्शनिंग के लिए, उनके पास पावर होता है, वो बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो ऊपरी न्यायालय का ऑर्डर होता है, जजमेंट होता है, वो निचली अदालत को फॉलो करना होता है। जैसे कि मान के चलिए कि दिल्ली हाई कोर्ट का कोई निर्देश है, कोई ऑर्डर है या फिर कोई जजमेंट है, तो दिल्ली में जितने भी कोर्ट्स हैं उन पे बाध्य है, उनको फॉलो करना ही करना है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, वो करना पड़ेगा उनको, ठीक है। लेकिन मान के चलिए कि बिहार पटना हाईकोर्ट कोई ऑर्डर दिया है
और उसको हम ला करके दिल्ली के किसी निचली अदालत में ला करके पेश करते हैं और कहते हैं कि देखिए ये जो पटना हाईकोर्ट के जज साहब थे वो ऐसा किए हैं। नाउ क्वेश्चन इज कि वेदर द लोअर जज इज बाउंड टू फॉलो द जुडिशियल ऑर्डर ऑफ पटना हाईकोर्ट और नॉट। आंसर इज नो, ही इज नॉट बाउंड टू फॉलो। ऑल्दो ये फॉलो कर लेते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन यदि दिल्ली हाईकोर्ट का कुछ लेकर के चले गए और कहे माय लॉर्ड देखिए कोर्ट ने ऐसा कहा है, माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसा कहा है, तो वो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें वैसा ही वैसा ही ऑर्डर पास करना पड़ेगा जो कि और जो पहले आप दिखाएंगे प्रेसिडेंट दिखाएंगे उसी के इन अकॉर्डेंस में ही ऑर्डर पास करना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते। ये जो चीज है इसी को हम कहते हैं कि सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी, और इस तरीके से जब हम जजमेंट की बात करते हैं प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो भी जो लोअर कोर्ट्स है उसे हायर कोर्ट्स का जो जजमेंट है ऑर्डर है उसको फॉलो करना पड़ता है। वही चीज मैं दोबारा इसमें पढ़ूं, कहता है कि फर्दर मोर ईच हाई कोर्ट हैज पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स विद इन इट्स जुरिसडिक्शन। देखिए ध्यान में समझिएगा, विद इन इट्स जुरिसडिक्शन की बात करता है, मतलब अपने स्टेट के अंदर जितने भी कोर्ट हैं सारे कोर्ट को उस हाई कोर्ट के ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा और उसके एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी चीज होगा वो हाई कोर्ट देखते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, हाई कोर्ट बनाती है डिसिप्लिनरी कमेटी जो ये चेक करती है कि कौन से जज ऐसे हैं जो करप्ट है, वो करप्ट जज को हटाना है, कैसे पकड़ना है उनको, ये तमाम क्या एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ये कौन बनाता है, ये हाई कोर्ट बनाता है, उस स्टेट का हाई कोर्ट। तो उसी तरीके से हर एक स्टेट का जो हाई कोर्ट है इसी तरीके से काम करती है। समझ में आगे बात को। इट कैन कॉल फॉर रिकॉर्ड्स ऑफ सच कोर्ट, अब यहां पे कह रहा है कि इट कैन कॉल फॉर रिकॉर्ड्स फॉर फ्रॉम सच कोर्ट्स, मेक एंड issue general rules and prescribe forms to regulate their practice and proceedings and determine the manner and from in which book entries and documents shall be kept। मतलब कुल मिलाकर के ये हुआ कि हाई कोर्ट यदि चाहे तो अपने लोअर कोर्ट के फंक्शनिंग के लिए रूल बना सकता है, उसके पास पावर है। तभी तो हम कहते हैं कि सुपरिटेंडेंस किसका होता है, सुपरिटेंडेंस होता है उस पार्टिकुलर स्टेट में जो न्यायालय है, जो उच्च न्यायालय है उसी का सुपरिटेंडेंस होता है। ये सारी चीजें आप आर्टिकल 227 में पढ़ेंगे। हम हायर जब हम एडवांस क्लास करेंगे वहां पे आपको हम डिटेल में एक एक आर्टिकल और सेक्शन जो जरूरत होगा, जो रिक्वायर्ड होगा, जो रेलेवेंट होगा उसमें हम जाकर के पढ़ाएंगे। अभी तो आप एक कंसेप्ट समझ लीजिए, एक ढांचा बन जाएगा, स्केलेटन बन जाएगा, आपका माइंड उसमें आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप सोचना शुरू कर देंगे, तब बाद में बड़ा आसान हो जाएगा। बाद में बस ध्यान में रखना है कि कौन वाला चीज कहां पे लिखा हुआ है। अभी ये चीज हम आपको बाइफरकेट करके नहीं बता रहे हैं कि कौन वाला कहां चीज लिखा हुआ है, एडवांस क्लासेस में हम आपको उस तरीके से डील कर लेंगे कि कौन वाला चीज कहां लिखा हुआ है, तो आप इजिली रिलेट कर पाओगे क्योंकि आप पहले ही कंसेप्ट को समझ चुके होंगे। यही चीज है। तो ये जो जनरल रूल्स वगैरह की बात करता है, हाई कोर्ट कैन मेक इट्स ऑन रूल्स फॉर इट्स फंक्शनिंग। एओआर, यदि जैसे एओआर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड चाहे तो हाई कोर्ट रख सकता है कि हाईकोर्ट में जो प्रैक्टिस करने वाले लॉयर होंगे उनके पास कोई प्री रिक्विजिट होना चाहिए, प्रैक्टिस का ईयर होना चाहिए, कुछ इस तरीके की। जैसे पटना हाईकोर्ट में है कि आप 3 साल प्रैक्टिस करेंगे जब तभी आप हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का। यूजुअली एओआर किसी और दूसरे हाईकोर्ट में नहीं है, पटना हाईकोर्ट को छोड़ करके। चाहे तो मैं ये आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हाईकोर्ट के पास रूल मेकिंग पावर है, वो चाहे तो रूल बना सकता है। ठीक उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है, वो भी अपने अकॉर्डिंग रूल बनाते हैं, तभी एओआर की बात करते हैं। तभी और भी चीजें इन्होंने बहुत सारा रूल बना करके रखा है कि कोई नॉर्मल वकील जो है वहां आर्गुमेंट करना मुश्किल हो जाता है, उसे फाइल करना वहां मुश्किल हो जाता है जब तक कि एओआर उस पर साइन नहीं करते हैं। तो ये सारा चीज आप धीरे धीरे समझ पाएंगे। तो ये जो हाईकोर्ट के बारे में मैंने बोला कि पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स विद इन इट्स जुरिसडिक्शन, ये बात समझ में आ गया। ये भी बात समझ में आ गया कि जनरल रूल की जो बात कर रहा है कि कैसे मेक करेगा, वो भी मैं आपको बता दिया कि हाईकोर्ट के पास ये पावर है। ये भी चीजें आपको समझ में आ चुकी है। उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में मैंने बता दिया कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फैक्ट की यदि हम बात करेंगे, एविडेंस की यदि बात करेंगे, यदि विटनेसेस की बात करेंगे, तो कौन अप्रिशिएट करेगा? ये चीज लोअर कोर्ट ही अप्रिशिएट करता है। लेकिन यदि हम इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की बात करेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ लोअर कोर्ट का काम नहीं है। लोअर कोर्ट का काम है लॉ को फॉलो करना, इंटरप्रिटेशन का काम है हायर कोर्ट का काम है। तो हाई कोर्ट अपना काम करे, इंटरप्रेट करे लॉ को, और उसके बाद वही इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग लोअर कोर्ट जो है उसके हिसाब से
चलेगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहां तक? नो सर। नो सर एक सर। क्वेश्चन, मतलब एक सवाल आ रहा है सर माइंड में। बताइए। सर जैसा कि मतलब अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया तो जो निचली अदालतें हैं वो उसके लिए बाध्य हो जाएगी कि वो उसको मानना ही पड़ेगा। हाँ, सोचिए एक केस पे हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया और एक केस सेम वैसा ही, लगभग वैसा ही केस आ जाता है, तो हो सकता है सर उस केस के लिए एविडेंस जो है वो अलग हो, फैक्ट जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से देखा जाए या ट्रीट किया जाए। तो फिर सर कैसे जो सेम केस, लेकिन लग रहा है कि सेम केस है, लेकिन एविडेंस को देखते हुए या फैक्ट को देखते हुए वो सेम नहीं हो सकता, तो फिर कैसे उसको डील करेंगे कि क्या उसी जो हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया है उसको मानेंगे या किस तरीके से डील करेंगे सर फिर वैसे? नहीं नहीं, वो आप छोड़ दीजिए। देखिए, मैंने कई बार बोला है कि ये जो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं इसका सारा जवाब लॉयर के पास होता है। वो आपको क्या लगता है कि आप जो लॉयर को करेंगे, जो लॉयर को आप हायर करेंगे, जो केस आपका लड़ रहा है, वो चुप बैठेगा क्या? उसको थोड़ा भी, यदि थोड़ा भी लग जाएगा ना कि उल्टा पुल्टा कुछ हो रहा है, तो वो चुप नहीं बैठने वाला, वो आर्ग्यू करेगा। आर्गुमेंट सुनना पड़ेगा जज को, और जब जज सुनेगा उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये सिमिलर नहीं है, सब्सटेंशियली सिमिलर नहीं है। यदि नहीं है तो उस पार्टिकुलर केस पे रिलाई भी नहीं किया जाएगा। तो वो टेक्निकल चीज है, ये सब आप चीज लोअर पे, सॉरी लॉयर पे छोड़ दीजिए। वो अकॉर्डिंगली आपको आपका काम कर देते हैं। आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन लॉयर को समझ में आ जाएगा कि कौन सा टेक्निकल पॉइंट है, कौन सा चीज रेलिवेंट है, कौन सा रेशियो ऑफ द केस है, उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। इसीलिए जो है ऐसा कहा जाता है कि हमेशा आप अच्छे वकील का वो कीजिए। अदरवाइज यही होगा कि यदि थोड़ा भी चुप रह गए तो फिर वही होगा कि फिर आपका केस निकल जाएगा हाथ से। ये वाली चीज है। तो ये लॉयर कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, डोंट वरी, ये चीज हो जाता है। और Okay, कुछ sir. पूछना है किसी को? पूछ लो भाई, किसी को कुछ नहीं पूछना। 1 मिनट है अभी इस लेक्चर को खत्म होने में, उसके बाद दूसरा लेक्चर हम शुरू करेंगे। तो पहले अभी ये तो पूछ लो। कुछ भी नहीं है सर कोई दिक्कत नहीं है सर। सर ये OMR समथिंग आपने बताया वो मुझे समझ नहीं आया, वो क्या था? ओके, ठीक है। ये जो है AOR है, AOR। AOR का मतलब होता है एडवोकेट ऑन ओके रिकॉर्ड। ठीक है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का मतलब होता है कि पार्टिकुलर एडवोकेट जो रिकॉर्ड में है सिर्फ वही प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी न्यायालय में। यूजुअली जब हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो हर एक लॉयर, हर एक एडवोकेट वहां प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वैसे ही लॉयर प्रैक्टिस कर सकते हैं जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जामिनेशन को पास कर रखा है। क्योंकि यदि सारे एडवोकेट को वहां दे दिया जाए करने के लिए, तो फिर अनाप शनाप भी उठ के चले जाएंगे और उसके बाद न्यायालय का टाइम खराब होगा। तो समय को बचाने के लिए AOR सुप्रीम कोर्ट में होता है। 5 साल का आपको आपके पास पहले प्रैक्टिस चाहिए। मैंने एक इस पे डिटेल वीडियो बनाया, मैं लिंक दे दूंगा आप